हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो आज रोज़ ऑफ स्नो के फाइनल पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं फाइनल पार्ट को। और हाँ, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी जर्नी लंबी होने वाली है, तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा चैप्टर खत्म होने के बाद। मुझे लगा आप लोग भूल ही जाएँ वीडियो को सुनने के बाद कि आप लोगों को कमेंट भी करना है, इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ। कमेंट में डेफिनेटली शेयर करना मत भूलिएगा कि रोज़ ऑफ स्नो आपको कैसा लगा है और फाइनल पार्ट भी कैसा लगा। ठीक है, रिक्वेस्ट है आपके साथ। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। इतने बड़े स्टेज पर इतने बड़े अवार्ड के साथ जहान को 2 शब्द कहने के लिए कहा गया था, पर क्या जहान अपनी इस पूरी जर्नी को सिर्फ 2 शब्दों में समेट सकता था? शायद नहीं। खैर, जहान का इरादा भी नहीं था अपनी पूरी लाइफ को या अपनी जर्नी को कोई 2 शब्दों में ख़त्म करने का, और उसी पेशेंस के साथ वहाँ पर लोग भी वेट कर रहे थे, क्योंकि ये बीते कुछ सालों में फर्स्ट टाइम था जब जहान खुद सामने से कोई इंटरव्यू पास करेगा। इससे पहले जहान की पीआर टीम या उसके मैनेजमेंट तरफ से या फिर कंपनी की तरफ से ही कोई भी स्टेटमेंट पास होता था। जहान कभी भी मीडिया में नहीं आया, इनफैक्ट उसने कभी कोई इंटरव्यू तक नहीं दिया। इसीलिए लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है इस छोटे से लिटिल स्टार को सुनने की। हे एवरीवन, होप यू ऑल आर ग्रेट। जहान ने जैसे ही ये कहा, हर तरफ हूटिंग बजनी शुरू हो गई थी, क्लैप कर रहे थे लोग, और जहान ने सिर्फ एक बहुत खूबसूरत सी मुस्कुराहट दी। उसके बाद उसने अपनी उस डीप वॉइस में कहा, मेहनत लगती है, बहुत मेहनत। और इस बात का रियलाइजेशन मुझे आज हुआ है कि उस भीड़ में से उठकर यहाँ तक पहुँचने में मैंने क्या कुछ खोया है और क्या कुछ पाया है। आज ये प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो शायद मुझे एडमायर करते हूँ, पर मैंने कभी खुद को एडमायर नहीं किया, क्योंकि मैंने आज तक इस लम्हे तक भी कभी खुद को अपनी आंखों से नहीं देखा। मेरे लिए मैं जो कुछ हूँ, जैसा हूँ, सिर्फ एक शख्स की आंखों से हूँ। उसकी आंखों की चमक बताती है कि ये जहान क्या है, क्योंकि मेरी आंखों में तो मैं आज भी वही जहान हूँ जो एक वक्त की मार में कहीं खोकर रह गया था। वो अकेला बच्चा जो बिलख रहा था, रो रहा था, टूटा हुआ था, सिर्फ अंधेरों से घिरा हुआ था, जिसके पास कोई नहीं था। एक पल में जिसके कदमों में दुनिया थी, और एक पल में जिसकी पूरा जहान उजड़ चुका था। चंद लम्हे आपसे क्या कुछ छीन सकते हैं, इस बात का एहसास शायद मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। एक ऐसा बच्चा जिसकी दुनिया ही उसके माँ बाप थे, और एक पल में उसे मालूम पड़ता है कि उसके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उस बच्चे की क्या हालत होगी? क्या कोई सोच सकता है? डरा हुआ, सहमा हुआ, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, अपने आप में ही कैद। वो बच्चा जिसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, वो बच्चा जिसे नहीं पता कि उसे कैसे सब चीज़ों से डील करना है। क्या उसके इमोशंस के बारे में कोई सोच सकता है, कह सकता है? शायद नहीं। शायद मैं खुद भी आज उस इमोशन को शब्दों में ठीक तरीके से पिरो ना पाऊँ, लेकिन वो चीज़ मेरे दिल में हमेशा रहेगी। वो खालीपन, वो एहसास, वो डर आज भी मेरे अंदर है। जब मैं आज भी भीड़ में अकेला रह जाता हूँ, मेरे अंदर घुटन भरने लगती है। जब मुझे कोई आसपास नज़र नहीं आता। होने को तो बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन वो शख्स नहीं है जो मेरी दुनिया है। वो शख्स जिसने मुझे उस समय थामा, जिस समय में टूट गया था, बिखर गया था, बस उस मकाम पर पहुंच गया था जहाँ ये जहान खत्म होने की कगार पर था। वो शख्स अगर मेरी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल हो जाता है ना, तो ये जहान खत्म हो जाता है। ये जहान नहीं है, ये जहान टुकड़ों का एक सैलाब है। एक खूबसूरत सी तस्वीर के ना जाने कितने सारे कांच के ऐसे जख्म हैं जिनको पिरोकर मेरी तस्वीर को चढ़ा गया है। बहुत सारी तस्वीर मेरे अंदर समाई हुई हैं। उन तस्वीरों की कल्पना जो शख्स ने की है, उस शख्स को मैं अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये अचीवमेंट्स कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए जो कुछ है वो शख्स की मुस्कुराहट है, उस शख्स की आंखों की चमक है। जब वो मुझे दूर से खड़े होकर देखता है और एडमायर करता है, तब मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। वरना बिना उसके चेहरे की मुस्कुराहट के तो मैं चाहे दुनिया का बेशकीमती हीरा भी अगर अपने हाथों में रख लूँ ना, तो मेरे लिए उसकी चमक कुछ नहीं है, कोई मायने नहीं रखती। वो शख्स है तो ये जहान है। वो मेरा सपना है। वो एक शख्स है जो मेरा अपना है। वो मेरी आत्मा का हिस्सा है। उसने मुझे बनाया है। किसी की मेहनत किसी की कामयाबी का सबूत होती है, पर मेरी कामयाबी का सबूत मेरी मेहनत, सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है। उस शख्स का खून पसीना लगा हुआ है इस मेहनत के अंदर, जो आज मैं स्टेज पर खड़े होने के लायक हूँ, काबिल हूँ, और आप लोगों से आंखें से आंखें मिलाकर ये सब कुछ कह पा रहा हूँ। अगर मैं अपनी पूरी लाइफ भी स्पेंड कर दूंगा ना, तभी मैं उसके 1% भी काबिल नहीं बन पाऊंगा। जहान की ऐसी बात वहाँ जितने भी खड़े हुए लोग थे जो जहान को सुन रहे थे, साथ ही वो एंकर भी एकदम से मेस्मराइज हो गए थे, पर उससे भी ज़्यादा क्यूरियस हो गए थे। तभी उस एंकर ने कहा, तो इस यंग बिलीनियर के पास भी कोई संबंध स्पेशल है
क्या हम सब लोग जान सकते हो समवन स्पेशल के बारे में? जानती हूँ आपके समवन स्पेशल से बहुत सारी लड़कियों का दिल टूट जाएगा, लेकिन एटलीस्ट हमें भी हक है ना आपके उस समवन स्पेशल के बारे में जानने का। क्या आप शेयर करना चाहेंगे मिस्टर जान? ये कहते हुए उस एंकर ने एक स्माइल दी और जान पूरी तरीके से ब्लश कर गया और उसके ब्लश पर लिटरली बहुत तेज वोटिंग होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि इस वक्त जान उस बड़ी स्क्रीन पर था और उसके हर फेशियल एक्सप्रेशन को लोग बहुत ब्रॉड तरीके से देख सकते थे, हर एक बारीकी को देख सकते थे और जान का ये ब्लश भी लोगों की आंखों से छिप नहीं पाया। इसीलिए उस हूट को देखते हुए जान और ज्यादा मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। जान ने माइक को होल्ड किया और फिर कहा, समवन स्पेशल नहीं, वो सिर्फ समवन स्पेशल नहीं है, वो तो वो शख्स है जिसकी परछाई आपको मुझ में दिखाई देती है। उस एंकर ने कहा, ओ तो इसका मतलब वो आपका लव है? जान ने कहा, लव नहीं, वो तो मेरा हिस्सा है और अपने हिस्से से सिर्फ प्यार तो नहीं होता ना, उससे तो सारे इमोशंस जुड़े होते हैं। एंकर ने कहा, जान आप तो सच में लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। लोगों ने आपकी पूरी लाइफ को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है, स्पेशली आपके पिछले गुजरे हुए 3 साल लोगों की ज़ुबान पर हैं, लेकिन आपकी लव लाइफ कम्प्लीटली पर्सनल है और आप पहली बार इस तरीके से स्टेज पर इस लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारी क्यूरियोसिटी तो बढ़ना लाजमी है ना। अगर मैं आपसे कुछ और पर्सनल सवाल पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? जैसे ही मॉडल ने कहा, जान ने कहा, पर्सनल सवाल? मॉडल ने कहा, ऑफ कोर्स पर्सनल सवाल। आपने किसी समवन स्पेशल की बात की, उसके लिए इतने सारे ब्यूटीफुल वर्ड्स कहे जो बिल्कुल किसी पोइट्री की तरह लगते हैं, तो आप उस स्पेशल पर्सन के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि हम लिटरली जानना चाहते हैं उस स्पेशल पर्सन का आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है और आपकी इस अचीवमेंट में उसका क्या सपोर्ट है, क्या रोल है, प्लीज़ हमें बताइए। क्योंकि कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे उसका सोल पार्टनर होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है? इस सवाल पर जान खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और जैसे ही उस एंकर ने कहा, जान की आंख के सामने एक बहुत खूबसूरत सी इमेज आ गई थी। उस इमेज की कल्पना करते के साथ ही जान ने बोलना शुरू किया, मेरी लाइफ में रोल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं? मुझे तो लगता है मेरी पूरी लाइफ वो है। क्या आप इमेजिन कर सकती हैं एक रोता बिलखता हुआ बच्चा जब किसी को गले लगाता है तो उसके अंदर क्या जज्बात होते हैं? वो इस इंसान से क्या एक्सपेक्ट करता है? वो उससे एक्सपेक्ट करता है कि वो इंसान उसको थाम ले, उसे सिक्योरिटी दे, उसे बताए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक वैसे ही था। मैं भी उस 15 साल के जहान के साथ अपने आप को आज कंपेयर करता हूँ, तो मैं आज भी उस शख्स को गले लगाता हूँ। हर एक मोमेंट पर मैं खुद को यकीन दिलाता हूँ कि ये शख्स है। अगर मैं गिरूंगा तो मुझे थाम लेगा, अगर मैं टूटूंगा तो मुझे फिर से बना देगा, अगर मैं रोऊंगा तो मेरे आंसुओं को पोंछेगा, अगर मैं हंसूंगा तो मेरे साथ मुस्कुराएगा और अगर मैं बस शांत होकर उसकी एम्ब्रेंस में घुलना चाहूँगा तो वो मुझे अपने अंदर समेट लेगा। आज भी रातों को उसको हक करे बगैर मैं सो नहीं पाता। कस कर उसके हाथ को पकड़ता हूँ जब भीड़ में होता हूँ। लाइफ के किसी मोमेंट पर अगर अटक जाता हूँ तो सबसे पहला कॉल उस शख्स को लगाता हूँ। घबराता हूँ तो उससे हर चीज़ शेयर करता हूँ और अगर लाइफ में कुछ अचीव कर लिया तो पहला जहन में जो नाम आता है वो शख्स का नाम है, जिसके साथ मैं अपना हर इमोशन बांटता हूँ। मैंने कहा ना, क्योंकि वो मेरा हिस्सा है और मैं उसका हिस्सा। जब वो मुझसे कहता है ना, तो आई स्वेयर, तब मुझे लगता है कि मैंने लाइफ में सच में कुछ अचीव किया है। जान के इस बात पर सब बस हंस जाते हैं। उस मॉडल ने कहा, ओ तो इसका मतलब वो इंसान बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत इनकरेजिंग है। आपकी लाइफ में उसका काफ़ी इम्पैक्ट नज़र आता है। जान ने कहा, बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग, बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग, इतना कि वो बस खामोश रहकर भी अगर मेरे बगल में खड़ा हो जाए ना तो आई फील कंप्लीट। उस एंकर ने कहा, माय गॉड, आपकी ऐसी बातें सुनकर तो सच में मेरा भी मन कर रहा है कि मेरी लाइफ में भी कोई एक ऐसा पर्सन हो जिससे मैं इस तरीके से प्यार कर सकूं। पर अफसोस अभी तक मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है और अगर जिसको मैं अप्रोच करना चाहती थी वो तो ऑलरेडी रिजर्व हो चुका है। सच में आपने मेरा दिल तोड़ दिया। ये कहते हुए उस इंसान को पिंक किया और इंसान सिर्फ ब्लश कर रह गया। उसके बाद तुरंत उस एंकर के पास एक और सब एंकर आता है। उसने उसके कान में कुछ कहा। जान बस ऐसे ही देख रहा था। उस एंकर ने कहा, ओके। इसके बाद उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, आप जानते हैं ना, आपने आज एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है और आपको एक अवार्ड के साथ साथ एक और अवार्ड मिलने वाला है और वो है यंगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो प्लीज़ उस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए बहुत 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 स्पेशल गेस्ट यहाँ हमारे साथ स्टेज पर आना चाहते हैं और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मुझे ये ऑनर मिल रहा है कि मैं 2 लेजेंड को एक साथ स्टेज पर देखूँ। तो क्या आप भी एक्साइटेड है? जान ने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा, कौन है वो लेजेंड? क्या मैं भी जान सकता हूँ? लेकिन तो उसके फेस पर एक टीजिंग स्माइल थी। उस एंकर ने कहा, ऑफ कोर्स, वही शख्स जिससे आपने इस ट्रॉफी को ओन किया है, वही शख्स आपको ट्रॉफी देना चाहता है खुद अपने हाथों से। तो प्लीज़ स्टेज पर हम वेलकम करेंगे मिस्टर लान वांग ईबो का, जो खुद अपने हाथों से इस अवार्ड को अपने जूनियर को देना चाहते हैं। जैसे ही मॉडल ने ये कहा, लिटरली उस पूरे स्टेज पर तालियों की कड़कड़ाहट की आवाज़ लगभग
3 से 4 गुना बढ़ गई थी। सब लोग खड़े हो गए थे क्योंकि लान वांग यीबो आज से पहले किसी भी अवार्ड सेरेमनी में इस तरीके से शामिल नहीं हुआ। आज तो जो ओकेजन है वो लिटरली बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। एक इंसान अपनी खुद की अचीवमेंट को किसी और के साथ साझा कर रहा है, ना सिर्फ साझा कर रहा है, इनफैक्ट अपनी खुद के अचीवमेंट को वो किसी और को दे रहा है, और ये चीज़ सच में गोल्डन मोमेंट है। और अगले ही पल स्टेज पर कंप्लीटली अंधेरा हो जाता है और एक स्पॉटलाइट वहीं उस स्टेज के ऊपर लगभग जगमगा जाती है, जहाँ से द मेजेस्टी द लान वांग यीबो अपने किंग ऑरा के साथ अपीयर होता है। और लिटरली उसे देखकर उस मॉडल का चेहरा देखने लायक था। खैर, उसका चेहरा देखने लायक हो ना हो, लेकिन एक शख्स का चेहरा जरूर देखने लायक था, और वो था जान, जो भाई लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे कि मेल्ट ही हो जाएगा। पर उस पल तक, जिस पल तक उसकी नज़र अपने बगल में खड़ी हुई उस मॉडल के ऊपर नहीं पड़ती है, जैसे ही जान ने देखा कि वो मॉडल किस तरीके से यीबो को देख रही है, जान की मुट्ठियां कस गई थी और उसका पूरा चेहरा कंप्लीटली गुस्से से भर गया था। इनफैक्ट ये कहो, वो बहुत बुरी तरीके से उस मॉडल को क्लियर कर रहा था। खैर, अगले ही पल यीबो स्टेयर से उतरता हुआ फाइनली जान और उस मॉडल के सामने आ गया था। और इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाता, अगले ही पल एक चीयरिंग और चिपिंग वॉइस आती है। उस मॉडल ने चहकते हुए कहा, मिस्टर लान वांग यीबो, मिस्टर लान वांग यीबो, आपको अगर मैं इतने करीब से देख रही हूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। इतनी ज़्यादा अमेजिंग ब्यूटी को मेरे सामने खड़ा हुआ देखना, आप तो सच में बहुत हैंडसम है, उन सभी मैगजीन से भी ज़्यादा हैंडसम। उसकी आवाज़ लिटरली वहाँ पर गूंज रही थी और उसके एक्सप्रेशन देखकर कोई भी कह सकता था कि ये तो लान वांग यीबो के प्यार में सच में पागल हो गई है। खैर, जान को ऐसा नहीं लग रहा था, उसे तो उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ यीबो के फेस पर एक स्मिक था। उसने जान की तरफ देखा कंप्लीट क्लियर के साथ। जान ने भी यीबो को देखा उसी क्लियर के साथ। दोनों की आंखों की इंटेंसिटी को देखकर कोई भी नहीं समझ सकता था कि दोनों के जहन में क्या चल रहा है, लेकिन दोनों को एक फ्रेम में देखना लोगों के लिए ऑब्वियस सी बात है, गॉसिप का बहुत हॉट टॉपिक था। खैर, हो भी क्यों ना, दो लेजेंड इस वक्त सच में स्टेज पर खड़े हुए थे और एक दूसरे को इस तरीके से घूर रहे थे। उस मॉडल ने कहा, मिस्टर लान वांग यीबो, थैंक्स फॉर कमिंग, एंड सच में आपने हमें ऑनर फील कराया आपको यहाँ स्टेज पर देखकर। तो प्लीज़ आप इस अवार्ड को अपने जूनियर के साथ शेयर करेंगे और उन्हें उनके इस एक्सेलेंट अचीवमेंट पर कुछ कहना चाहेंगे। जैसे ही मॉडल ने कहा, यीबो ने माइक ले लिया। उसके हाथ में वो गोल्डन अवार्ड था जिसके ऊपर सबकी निगाहें थी, लेकिन यीबो की निगाहें जान के ऊपर थी और जान की निगाहें यीबो के ऊपर। यीबो और जान दोनों का ही हाथ उनकी पॉकेट में था और दोनों ने अपने फ्री हैंड से माइक को होल्ड कर रखा था। अगर कोई जान और यीबो के फेस को ना देखे तो दोनों देखने में बिल्कुल एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी लग रहे थे। सेम एक्शन, सेम एटीट्यूड, सेम तरीके से खड़े होना, दोनों का अपीयरेंस कंप्लीटली बिल्कुल एग्जैक्ट था। यू नो, मिरर इमेज विद अ डिफरेंट फेस। यीबो ने एक पल उस अवार्ड की तरफ देखा और फिर अपने सामने खड़े हुए शख्स की तरफ, वो शख्स जो उसकी दुनिया है, वो शख्स जिसको बस यीबो एक बार देख ले तो उसका दिल इतनी तेज़ी के साथ धड़कता है कि जिसकी कल्पना तो खुद यीबो भी नहीं कर सकता। पर इस वक्त उसके जहन में बहुत सारे इमोशंस थे, बहुत सारे। इस छोटे से बच्चे का हाथ पकड़कर यीबो ही तो उसे यहाँ लेकर आया है, और आज उसे अपने सामने इतना काबिल होकर देखना कि वो उसे अवार्ड देने के काबिल खुद को नहीं समझ पा रहा है। ये इमोशंस क्या वो एक्सप्रेस कर सकता है? यीबो तो कंप्लीटली नहीं कर सकता, अपने शब्दों के थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसकी आंखें इतनी एक्सप्रेसिव हैं कि कोई बस एक बार उनमें देख लेना तो शायद सब कुछ पढ़ ले, जैसे जान पढ़ रहा था। और जैसे जान ने जिक्र किया, वो हर बार पढ़ता है। अपनी हर अचीवमेंट पर यीबो की आंखों की चमक उसे बताती है कि उसने क्या पाया है, क्या कमाया है, और आज जान कह सकता है कि उसने सच में अपनी ज़िंदगी में कुछ तो कमा ही लिया है। एटलीस्ट इतना कि वो लान वांग यीबो के सामने खड़ा हो सकता है, उसके कंधे से कंधा मिला सकता है। और इसके लिए जान ने बहुत मेहनत की है। सिर्फ बहुत कहना काफ़ी नहीं है, बहुत मेहनत की है। कितनी रातें ऐसी हैं जो जान ने सिर्फ आंखों ही आंखों में गुजार दी। दिन रात मेहनत करना क्या होता है, शायद जान ये समझ गया है। और सिर्फ जान ने ही अकेले मेहनत नहीं की, उसके साथ दिन रात यीबो ने भी एक कर दिया। 7 साल का सफ़र यूं ही तय नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। एक एक कदम का हिसाब अगर दोनों लगाने बैठेंगे ना, तो उस हिसाब के अंदर न जाने उन दोनों के कितने सारे इमोशन यूं ही कुर्बान हो जाएंगे। एक ऐसे प्यार को पाना जिसके लिए आपकी तड़प बहुत पुरानी है, और जब उसे पा लो तो उसे छोड़ना बिल्कुल किसी मौत के बराबर होता है। और दोनों ने उस मौत को जिया है, लगभग 3 साल तक उन्होंने उस मौत को जिया है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहकर, जुदा रहकर, दुनिया के 2 छोर में रहकर दोनों ने उस मौत को जिया है। जान का कॉलेज जाने का डिसीजन जितना टफ यीबो के लिए था, उससे कई गुना ज़्यादा जान के लिए था। जिस वक्त जान ने अपना हाथ यीबो से छुड़ाया था, उस वक्त ऐसा लगा था उसे जैसे उसकी आत्मा बस निकल गई है। वो खुद तो यूएस चला गया था, पर वो उसका जहन यहीं पीछे छूट गया था यीबो के साथ। और आकर छूटे भी क्यों ना, जान ने तो अपना हर लम्हा सिर्फ यीबो के इर्द गिर्द ही बुना है ना। और आज उस पर से उसे एकदम से एक नई दुनिया में अपनी पहचान बनानी है, अपनी शख्सियत बनानी है, अपने ऊपर काम करना है। इस चीज़ के लिए उसका खुद का जहन लगाना है और उसे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था। अगर यीबो नहीं होता, अगर वो उसका साथ नहीं देता, तो जान अगले ही 2 दिनों में वापस आ जाता। लेकिन यीबो ने जान को संभाला, उसे हौसला दिया, उसे वहाँ रहने की ताकत दी। जान ने कितनी बार कोशिश की वहाँ से लौटने की, क्योंकि जितना आसान जान ने सोचा था उतना आसान था नहीं।
अंदर कितना भी जज्बा हो, लेकिन वो जगह जहान को खा रही थी। अनजानों के शहर के अंदर जहान को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, और जब वो ईबो को फ़ोन करता था, रोता था, तब ईबो सिर्फ उससे एक ही बात कहता था, आई एम वेटिंग फॉर यू सान, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और सिर्फ सान का नहीं, मैं शाओ वी लान सान का इंतज़ार कर रहा हूँ, ऐसा सान जिसको मैं एडमायर कर सकूँ। तो प्लीज़ बेबी, खुद को ऐसा बनाओ कि मैं तुम्हारे अंदर अपनी झलक देख सकूँ। मैं देखना चाहता हूँ। बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि तुम मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग बनी हो, टाइगर हो तुम, और तुम रूल करोगे, सबके ऊपर रूल करोगे। बस पेशेंस रखो, पेशेंस, और तुम रख सकते हो। और अगर ईबो कहेगा तो जहान तो डेफिनेटली रखेगा ही ना पेशेंस। और इतनी सारी बातों को जहान ने बिल्कुल किसी मोती की तरह अपने जहन में उतारना शुरू किया। वक्त गुजरा और वक्त के साथ बहुत सारे जज्बात और एहसास भी। आंधी चली थी, बिल्कुल आंधी, किसी ऐसी आंधी की तरह जिसमें दोनों खोकर रह गए, घुलकर रह गए, मिलकर रह गए। कितने कितने महीने तो बिल्कुल ऐसे थे कि दोनों बात भी नहीं कर पाते थे फ़ोन पर एक दूसरे के साथ, क्योंकि कम्युनिकेशन करना जितना आसान समझा था उन दोनों ने, उतना आसान था नहीं। शुरुआत के कुछ महीने काफ़ी अच्छे गुजरे थे। दोनों दिन रात एक दूसरे के साथ अपनी डेली अपडेट शेयर किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, ईबो अपने ऑफिस के अंदर लिटरली बहुत बिजी होता चला जा रहा था, और जहान अपने सेमेस्टर के अंदर वो नई नई स्किल्स सीख रहा था, न्यू लैंग्वेजेस को सीख रहा था। बिजनेस मैनेजमेंट के साथ साथ जहान ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना भी शुरू किया, क्योंकि वहाँ रहकर जहान को समझ आया था कि उसका इंटरेस्ट इस फील्ड में भी है, और वो अपने इस स्किल को और ज़्यादा शार्प करना चाहता था। वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहता था। उसके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ थे, बहुत सारे आइडियाज़ जिन्हें वो बस ढूंढना चाहता था, और उसके लिए उसे स्किल्स चाहिए थी। इसलिए उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी परस्यू किया। मुश्किल था, बहुत मुश्किल, लेकिन जहान ने कर दिखाया। शुरुआत के कुछ सेमेस्टर में जहान वापस आ जाता था समर वेकेशन के लिए, फिर ईबो वहाँ चला जाता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये भी बंद हो गया। जहान को मुश्किल होती थी यहाँ पर लौटने में और फिर वापस जाने में। इसीलिए ईबो ने डिसाइड किया कि वो जहान को स्पेस देगा और जहान को वहीं रहने के लिए मजबूर करेगा। वो भी जहान से कुछ दूरी बना लेगा ताकि उसका इंटरफेरेंस जहान की लाइफ में ना हो, और जहान का पूरा कंसंट्रेशन उसकी पढ़ाई पर हो, उसकी स्टडीज़ पर हो, और खुद को निखारने पर हो। ईबो के इस स्टेप ने जहान की लाइफ के अंदर लिटरली बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, क्योंकि जहान ने अपने उन फ्री टाइम को बिल्कुल उसी तरीके से यूटिलाइज़ किया जैसे कि ईबो ने यूटिलाइज़ किया था अपनी यूनिवर्सिटी टाइम में। उसने भी पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया और दुनिया को उतनी ही करीब से जानना शुरू किया जितना करीब से ईबो ने जाना था। लिमिटेड पॉकेट मनी के साथ, लिमिटेड टाइम के साथ, लिमिटेड लोगों के साथ सर्वाइव करना मुश्किल था, लेकिन जहान ने कर दिखाया। 2 साल में जहान के कैरेक्टर के अंदर बहुत मेजर चेंज आया था, इतना ज़्यादा कि अगर कोई जहान को अब देखता तो वो उसके अंदर वो स्पार्क देख सकता था, उसकी आंखों में वो जुनून, वो हंगर देख सकता था जो अचीवमेंट का था, जो पाना चाहता था, राज करना चाहता था। और ईबो भी एक पल में जहान की उस चेंज को देखकर चौंक गया था जब 2 साल के बाद ईबो ने जहान को देखा था। लेकिन कुछ भी कहो, जहान की ये चमक ईबो को जितना ज़्यादा अमेज कर रही थी उतना डरा भी रही थी, क्योंकि जहान का बदलाव धीरे धीरे ईबो को डर लगा रहा था। कहीं जहान उसे छोड़कर चला गया, कहीं जहान अपनी लाइफ में ईबो को भूल गया, कहीं जहान की लाइफ के अंदर ईबो की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, या जहान को कोई और मिल गया। ये सारे ख्यालात ईबो के अंदर थे, इनसिक्योरिटी थी ईबो के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से वो जहान को आगे बढ़ते हुए देख रहा था, स्ट्रॉन्ग बनते हुए देख रहा था, लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखते हुए देख रहा था, और फिर उसे अपने कैरेक्टर के अंदर ढालते हुए देख रहा था। ये चीज़ ईबो के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल था। इतने सारे चेंजेस को एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल था। लेकिन ईबो चुप रहा, क्योंकि उसे जहान को सच में मजबूत बनते हुए देखना था। उसकी आंखें काफ़ी होती थी जहान को बताने के लिए कि उसके अंदर क्या इनसिक्योरिटी चल रही थी। जब भी ईबो इस तरीके से डरता था जहान को लेकर, तो जहान बस चुपचाप आकर ईबो को हक कर लेता था, और उस हक में शायद दोनों मेल्ट हो जाते थे। एक दूसरे की एम्ब्रेस में सांस लेना ही उन्हें बताता था कि उन दोनों का आधा हिस्सा अभी भी उन दोनों के शरीर में है, जिनको अंत में जुड़ना है। ये बस कुछ समय की बात है, कुछ समय की, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनसिक्योरिटी अगर ईबो के जहन में थी जहान को लेकर, तो जहान भी कम नहीं था, उसके अंदर भी बहुत सारी इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि ईबो इस वक्त अपने करियर के अंदर बहुत टॉप पर पहुंच चुका था। बिजनेस वर्ल्ड में उसका नाम इस वक्त न सिर्फ चाइना में था, इनफैक्ट चाइना से दूर तलक यूएस में भी था। यूएस में भी काफ़ी सारे वेंचर्स खुल चुके थे ईबो के खुद के नाम से, जो कि वांग एंटरप्राइजेस से कम्प्लीटली अलग थे। ईबो की एक खुद की शख्सियत हर जगह पैर पसार रही थी, और उसके बीच में जहान दूर से खड़े होकर इसे कुछ देख रहा था, क्योंकि ईबो की चमक ही तो जहान को इंस्पायर करती थी, बहुत ज़्यादा इंस्पायर। वो बस ईबो का हाथ पकड़ता था और बस ईबो के कभी पीछे तो कभी उसके साथ तो कभी उसके आगे चलने की पूरी कोशिश करता था, ताकि वो ईबो के पीछे अगर चलता है तो ईबो के कदमों से सीख सके, पढ़ सके। ईबो के साथ अगर चल रहा है तो वो ईबो को सपोर्ट दे सके, उसे बता सके कि वो हमेशा उसके साथ है, और अगर ईबो से आगे चलता है तो उसे प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए वॉल बन सके, शील्ड बन सके, और उसके पास आने वाली हर परेशानियों को उससे छूकर, उससे होकर गुजरना पड़े। जहान हर चीज़ पर काम कर रहा था, अपने पूरे किरदार पर काम कर रहा था, और उसका साथ देने के लिए बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए उसके साथ। उसके टीचर्स ने जहान के अंदर उन सभी चीज़ों को पहचाना था। उसे गाइड करना, मोल्ड करना, शेप देना, वो लोग बहुत खुशनसीब समझते थे खुद को, क्योंकि सदियों में
एक बार इस तरीके का स्टूडेंट उनके हिस्से में आता है जिसे उन्हें शेप देने पर सच में फील हो कि वो कुछ कर रहे हैं लाइफ के अंदर। और जहान की पर्सनैलिटी को देखकर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, सब चीज़ गोल्डन नहीं होती, डार्क साइड भी आती है। और जहान की लाइफ में भी वो डार्क साइड आनी शुरू हो गई थी। थर्ड ईयर में धीरे धीरे कर सब कुछ बदलने लगा। वो चीज़ थी शाओ फैमिली के द्वारा किया गया वो केस जिसमें वो लोग अपना खुद का हिस्सा मांग रहे थे। शाओ कॉरपोरेशन के लिए कोई भी वैलिड कैंडिडेट बचा ही नहीं था। वो कंपनी कंप्लीटली टार्निश हो चुकी थी। बोर्ड मेंबर्स पीछे हट चुके थे। शेयर्स कंप्लीटली डाउन हो गए थे। इनफैक्ट इतने ज़्यादा कि अब कोई हाथ देने के लिए भी तैयार नहीं था। लान कॉरपोरेशन भी कहाँ तक हेल्प कर सकती थी, क्योंकि उनका हेल्प करना लिटरली इस वक्त केस को और ज़्यादा बिगाड़ सकता था। लान कॉरपोरेशन के ऊपर शाओ कॉरपोरेशन की तरफ से बहुत सारे फ्रॉड एलिगेशंस लग रहे थे। और उस वक्त शाओ फैमिली मेंबर के सभी लोग यही चाहते थे कि शाओ कॉरपोरेशन को नीलाम कर दिया जाए। और नीलाम करने के साथ साथ उनको उनका शेयर दे दिया जाए, क्योंकि कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं है। जहान जो है उनकी गार्जियनशिप ऑलरेडी लान कॉरपोरेशन ले ली है। और उससे भी ऊपर एक माइनर की शादी एक ऐसे शख्स के साथ करा दी गई है जो उससे उम्र में काफ़ी बड़ा है। ये सारे केस को बहुत निजी तौर पर रखा गया था, लेकिन उड़ती उड़ती अफवाहें तो हर जगह मार्केट में पहुंच चुकी थी। जहान और इबो की शादी को छोड़कर बाकी सारी अफवाहें दूर तक सुनी जा सकती थी। इन अफवाहों को रोकने की और इनसे फाइट करने की बहुत कोशिश की लैन हुआ ने। साथ साथ इबो ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन मामला सच में हाथ से बाहर निकल चुका था। लेकिन शाओ फैमिली मेंबर्स लिटरली बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो गए थे। वो लोग सिर्फ कंपनी को नीलाम करना चाहते थे और इबो चाहता था उस कंपनी को बचाना। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि सारी खबर जहान तक पहुंचे, क्योंकि जहान अगर इस स्टडी के बीच में ये सब कुछ सुनेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी जहान का बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा था। उसके थर्ड लास्ट सेमेस्टर बचे हुए थे अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। और बिजनेस मैनेजमेंट का तो ये ईयर बहुत ज़्यादा क्रूशियल था जहान के लिए। लेकिन इबो चाहे कितनी भी कोशिश कर लेता, आखिरकार जहान तक की खबर पहुंच गई। और जब जहान के पास वो नोटिस पहुंचा था तो जहान को एक लिटरली बहुत बड़ा शॉक लगा था। लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि अब पीछे जाने का कोई मौका नहीं है और किसी को ब्लेम करने का भी कोई मौका नहीं है। अब मौका है फेस करने का, रियलिटी को फेस करने का और जवाब देने का। इसीलिए जहान ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने 3 सेमेस्टर को चाइना से ही कंप्लीट करेगा। जहान वापस लौट आया था और उसके वापस लौटने पर इबो ने बहुत गुस्सा किया था, बहुत ज़्यादा। लेनवेन हुआ भी थोड़े डिसअपॉइंट हुए थे, लेकिन जहान ने कहा था कि वो कुछ वक्त के लिए यहाँ रहेगा, एग्जाम देने के लिए वापस यूएस चला जाएगा। और इबो ने इस बात पर जहान को सिर्फ सपोर्ट किया, लेकिन उसने अपनी नाराजगी को छोड़ा नहीं। जहान ने इन सब चीज़ों से डील करने के लिए सोच लिया था, इसीलिए वो कोर्ट की हर हियरिंग में शामिल होने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। पूरे केस को उसने स्टडी किया, सारे शाओ कॉरपोरेशन के बारे में उसने बहुत बारीकी से समझा, पूरी कंपनी की स्टेटस को, सिचुएशन को समझा। और जहान को सिर्फ एक ही कंक्लूजन नजर आया था कि उसे इस वक्त सीईओ पोजीशन पर बैठना होगा। वैसे भी जहान की एज अब इस लेवल तक पहुंच गई थी कि जहान बहुत ही स्ट्रांगली उस सीईओ चेयर को होल्ड कर सके। और जहान ने अपना मन बना लिया था। इबो ने बहुत रोकने की कोशिश की। उसने कहा अभी जहान को खुद पर और ज़्यादा काम करना चाहिए। उसकी अभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है और पढ़ाई कंप्लीट होने से पहले उसने अगर सीईओ पोजीशन को होल्ड कर लिया तो उसकी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन जहान ने सिर्फ इबो की तरफ अपनी उन चमकती हुई आंखों से देखा, जिसके अंदर सिर्फ वही चाहता था कि वो उस पर विश्वास करे। और इबो ने एंड में सिर्फ जहान को हक किया, और जैसे कि वो हर बार करता है उसने जहान को सपोर्ट किया। उसका हाथ पकड़कर उसे उस कोर्ट की हियरिंग में लेकर गया था, उस फाइनल वर्डिक्ट पर, उस फाइनल डिबेट पर जो होनी थी शाओ कॉरपोरेशन की उस नीलामी को लेकर। जहान के लिए वो डिबेट अटेंड करना, उस केस को सुनना बहुत मुश्किल था। पुराने जख्म जो जहान भूल चुका था, दबा चुका था खुद के अंदर, वो एक बार फिर से खुल गए थे। बार बार अपने माँ बाप का जिक्र इस तरीके से उस कोर्ट में सुनना और उनके बारे में ऐसी बातें सुनना जो जहान सुनना नहीं चाहता था। उसने जहान को सच में रात में नाइटमेयर्स तक दिए थे। कितनी ही रातों को वो चीख कर उठ जाया करता था और इबो होता था जिसे हक कर टाइटली होल्ड कर सोता था, सुलाने की कोशिश करता था। लेकिन जहान को इंसोम्निया की शिकायत हो गई थी, क्योंकि उसके जहन में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत प्रेशर था उसके ऊपर। इबो चाहे कितने भी बांटने की कोशिश कर लेता, लेकिन जहान उस वक्त सच में इंटरनली डील कर रहा था। उन सब चीज़ों से बाहर निकलने में उसको सपोर्ट चाहिए था, लेकिन पेशेंस भी चाहिए था। इबो ने कोशिश की, लेकिन उस वक्त माहौल इतना टेंस था कि उन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, काफ़ी बड़ी फाइट्स भी हुई। दोनों एक दूसरे से नाराज भी रहे, क्योंकि इबो चाहता था कि जहान सिर्फ इस वक्त उस चीज़ पर फोकस करे जो इंपॉर्टेंट है, जो आगे उसकी फ्यूचर के लिए काम करेगी। लेकिन जहान चाहता था कि वो दोनों काम एक साथ करेगा, वो इस केस को भी हैंडल करेगा, उसको फाइट करेगा, सीईओ पोजीशन पर बैठेगा, उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेगा। दोनों के ही विचार कंप्लीटली अलग थे, लेकिन दोनों ही बेहतर चाहते थे एक दूसरे के लिए। इस बीच में चाहे कितना भी मनमुटाव रहा हो, इबो जहान से नाराज रहा हो या जहान इबो से, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। जब जरूरत होती थी दोनों एक साथ नजर आते थे, कंधे से कंधा मिलाकर। उस केस के थ्रू इबो पर भी काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए गए, जहान को गुमराह करने के, उसे लिटरली बांध कर रखने के, केज करने के, उसके दिमाग के साथ मैनिपुलेशन करने के, एक छोटे से टीनेजर को भड़काने के, उसे अपने ही फैमिली के खिलाफ करने के, न जाने कितने सारे एलिगेशंस लगाए गए। लेकिन इबो सिर्फ उन पर डट कर खड़ा रहा और जहान ने इस चीज़ का जवाब दिया, हर चीज़ का जवाब दिया।
पर जवाब काफ़ी नहीं था, क्योंकि इस वक्त सबको सिर्फ रिजल्ट चाहिए था। और रिजल्ट के लिए जहान के सामने एक कंडीशन रखी गई। जहान CEO पोजीशन को तभी ऑप्ट कर पाएगा तब वो प्रूव करेगा कि वो इस लायक है, इस काबिल है कि वो कंपनी को उठा सके, अपने कंधों पर आगे लेकर चल सके। इसीलिए उसको 9 मंथ का टाइम दिया गया अपनी कंपनी के उस स्टेटस को एटलीस्ट उस लेवल तक अचीव करने के लिए, जिसमें वो बोर्ड मेंबर्स को कन्विंस कर सके, कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लेकर आ सके, ताकि कंपनी की जो इस वक्त स्टेटस है वो थोड़ा सा स्टेबल हो सके। जहान ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। या तो एक्सेप्ट करना था, और अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो कंपनी को नीलाम कर दिया जाता। फाइनली 21 साल का जहान शाओ कॉर्पोरेशन की CEO चेयर पर बैठ गया था, और वो चेयर सच में कांटों से भरी हुई थी। हर एक कांटा जहान को चुभा, बहुत गहरा चुभा। उसने लोगों का इतना ब्रूटल फेस देखा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। शेयर होल्डर्स की ऐसे बातें सुनी जिसको सुनना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने किया, मेहनत की, लोगों को कन्विंस किया, अपनी स्किल्स दिखाई, जो कुछ भी उसने सीखा था उन सब चीज़ों को उसके सामने रखा। और जहान की हेल्प करने के लिए लेनन हुआ ने स्पेशल टीचर्स की और उसके मेंटोर के लिए लगभग 6 लोगों की टीम बनाई थी, जो हर इंसान अपनी फील्ड में बहुत मास्टर था और जहान को सिखा रहा था, हर बारीकी को जहान को सिखा रहा था। और 3 महीने तक जहान ने लगभग अपने आप को कमरे में बंद कर उस ट्रेनिंग को किया था, हर चीज़ को सीखा था, बारीकी से पढ़ा था। शाओ कॉर्पोरेशन की पूरी हिस्ट्री को उसने लगभग मुंह ज़बानी याद कर लिया था। एक एक चीज़ उसे इस तरीके से याद थी कि कोई बस पूछ ले और जहान सिर्फ बताने के लिए तैयार था। और ये सब चीज़ उसके पर्सनैलिटी के अंदर भी बहुत चेंज लेकर आई। वो बबली सा जहान जो हर वक्त कंटिन्यूसली बोलता रहता था, वो वक्त के साथ धीरे धीरे होते शांत होता चला गया। लेकिन उसके मेच्योरिटी अब उसके हर डिसीजन में नजर आ रही थी। उसने गलतियां की, लेकिन उन गलतियों से सीखा, अपने कदमों की छाप बनाता हुआ वो आगे बढ़ने लगा। उसके मेंटोर्स ने, उसके गाइड्स ने, उसके टीचर्स ने उसकी बहुत हेल्प की। लेनन हुआ ने भी हमेशा उसे फादर फिगर की तरह अप्रोच किया, उसका साथ दिया। जहाँ वो गिरता था, कमजोर होता था, लेनन हुआ हमेशा उसका हाथ थामते थे। वो हमेशा उसे सपोर्ट करता था, उसका ख्याल रखता था, चाहे उसकी डाइट से लेकर उसके इमोशनल तक, उसके साथ देने तक, उसकी वार्मथ तक, वो हर जगह उसके साथ रहता था। लेकिन ईबो के पास खुद की कंपनी का भी दारोमदार था, और ऊपर से शाओ कॉर्पोरेशन के जो एलिगेशन थे उसके तहत ईबो को जहान से दूरी बनाकर रखनी थी, ताकि जहान खुद अपने बल पर ये सब कुछ कर सके, बिना किसी की हेल्प के और बिना किसी की मैनिपुलेशन के। और इस चीज़ के लिए ईबो को खुद को जहान से दूर रखना था, और उसने ये किया भी। आखिरी के 3 महीने जब उस चैलेंज को पूरा करना था, ईबो कंप्लीटली जहान की लाइफ से वैनिश हो गया था। वो सिर्फ उसे मैसेजेस करता था, वो भी टाइम टू टाइम। उसके अलग जहान अपनी दुनिया में लीन हो गया था। उसने अपने आप को पूरी तरीके से उस जंग में झोंक दिया था, और उस 9 महीने की मेहनत का असर नजर भी आया था जब उसे ना सिर्फ बोर्ड मेंबर्स का सपोर्ट मिला था, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल टेंडर पर भी उसकी कंपनी ने कम्पीट किया था। ना ही सिर्फ कम्पीट किया था, इनफैक्ट बहुत माइनर डिस्टेंस के साथ ही, लेकिन उसने जीत दिया था। उसने उस बहुत बड़े टेंडर को अपने बलबूते पर जीता था। और उस अचीवमेंट ने सच में शाओ कॉर्पोरेशन का नाम उस पूरी मार्केट के अंदर फैला दिया, जिस मार्केट के अंदर सिर्फ सुगबुगाहट थी शाओ कॉर्पोरेशन के नीलाम होने की। लेकिन अब धीरे धीरे कर शाओ कॉर्पोरेशन को लोग फिर से देखने लग गए थे दूसरे नजरिए से, और इस अचीवमेंट को कोर्ट के सामने भी रखा गया। जहान को सच में उस वक्त रिकॉग्नाइजेशन मिला था, क्योंकि उस टेंडर को जीतना आसान नहीं था, वो भी जहान जैसे इंसान के लिए जो अभी भी नौसिखिया था लोगों के लिए। लेकिन कोर्ट ने उस चीज़ को देखा और जहान को उस कंपनी का दारोमदार देने के बारे में सोचा गया। लेकिन अभी भी होल तरीके से नहीं, 1 साल के मेजर वॉच में 1 साल के बाद कंपनी की जो पोजीशन होगी वही डिसाइड करेगी कि इस केस को कौन जीतेगा। और इस 1 साल में जहान को सच में लोगों ने बहुत परेशान किया। शाओ कॉर्पोरेशन से न जाने कितने सारे लोग थे जिन्होंने जहान की बनी बनाई डीलों को कंप्लीट खराब करने की कोशिश की। जहान जितनी भी मेहनत कर लेता, कोशिश कर लेता, लेकिन वो लोग सिर्फ हर चीज़ को बिगाड़ने के लिए तैयार थे। और इस चीज़ ने जहान को बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया। एक पल में आकर जहान कंप्लीटली टूट गया था, लेकिन उसने अपने उन सब चीज़ों से सीखना शुरू किया। जहान जो हमेशा लोगों पर ट्रस्ट करता था, धीरे धीरे कर उसका वो ट्रस्ट ब्रेक होना शुरू हो गया, क्योंकि जान गया था इस तरीके से अगर वो रहेगा इस फील्ड के अंदर तो लोग उसे कच्चा चबा जाएंगे। इसीलिए उसने अपने बबली इमेज को कम्प्लीटली दूर किया, और अब उसने वो डार्क साइड को अपनाया, उस शार्प जहान को बाहर निकाला जो इस वक्त इन सभी लोगों से डील करेगा। तो जहान की 21 साल से 22 साल की उम्र के बीच में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। पहला तो उसने अपनी डिग्री को कंप्लीट किया जो स्टेट में थी। उस एग्ज़ाम की पढ़ाई करना, सारी थीसिस को कंप्लीट करना, रिपोर्ट बनाना, प्रोजेक्ट बनाना इंसान के लिए बहुत टफ था। उसके भी उलट उसे बोर्ड मेंबर्स को लगातार अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर करना, बहुत सारी डील्स को क्रैक करना, स्टडीज़ करना, कंपनी की सिचुएशन को अपलिफ्ट करना, और साथ ही उसकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना। उसके साथ साथ उन सारे शाओ मेंबर्स को भी डील करना जो लोग सिर्फ उसके खून के प्यासे हो चुके थे। वो जहान को वहाँ से हटाना चाहते थे, क्योंकि अगर वो जहान को वहाँ से हटाएंगे तभी तो उन्हें उनकी खुद का शेयर मिल पाएगा। जहान के रहते वो नहीं मिल सकता था। इस चीज़ ने जहान को फ्रस्ट्रेट भी किया, डिप्रेशन में भी डाला, लेकिन इंसान ने इस चीज़ को छोड़ा नहीं, क्योंकि छोड़ना इसका मतलब हार मानना था, और हार इंसान मान नहीं सकता था, वो भी इतना आगे निकल कर। वो थका हुआ था, सोना चाहता था, रोना चाहता था, पर उसे चलना था और सिर्फ चलना था। कभी कभी भागना भी था, गिरना था तो फिर उठकर भागना था। जहान ने किया। इस चीज़ ने जहान से लगभग सब कुछ छीन लिया, उसके दोस्त, उसका साथ, उसके पेरेंट्स, उसका घर, सब कुछ
जहान सब कुछ छोड़ छाड़ के आधे से ज़्यादा वक्त तक सिर्फ कंपनी में रहता था, और अगर रात के टाइम पर फ्री भी होता था तो लौट कर शाओ मेंशन जाता था ताकि वो टाइम को और खुद को सेव कर सके, उन सारे इमोशन से दूर रख सके जो उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो एक साल बहुत मुश्किल भरा रहा, बहुत मुश्किल भरा, चाहे वो जहान के लिए हो या ईबो के लिए, लेकिन दोनों ने फाइट की, एक दूसरे के साथ लड़कर भी, एक दूसरे को पीछे से सपोर्ट देकर भी, और एक दूसरे के आगे खड़े होकर भी शील्ड की तरह। और मेहनत रंग लाती है, सच में रंग लाती है, और एक साल के बाद सच में तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। एक एक कर ही सही, जहान ने अपनी हर मुश्किल को आसान कर लिया। लोगों के सपोर्ट से, लोगों के साथ के साथ जहान ने सच में वो हासिल कर लिया जो वो पाना चाहता था। इस बीच में उसे चोट भी लगी, बहुत बार वो गिरा भी, लेकिन हर बार खड़ा होकर वो आगे बढ़ा, और उसका नतीजा था कि जहान वो केस जीत गया, जिस केस के लिए उसे 1 साल का वो कंटिन्यूसली वॉच टाइम दिया गया था। फाइनली अब शाओ कॉर्पोरेशन स्टेबल हो गई थी, उस पोजीशन में आ गई थी जहां लोग ट्रस्ट कर सकते थे इस कॉर्पोरेशन के साथ। एक बार फिर से जहान का कैरेक्टर इस वक्त शाइन कर रहा था, ब्लूम कर रहा था, और जहान की अपीयरेंस को, उसके अचीवमेंट्स को लोग सराहने लगे थे। कंपनियां उसके साथ जुड़ना चाहती थी, नए नए इन्वेस्टर्स आना चाहते थे, पर जहान का प्लान कम्प्लीटली डिफरेंट था। वो इस कंपनी को और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहता था, नई तरीके की ब्रांचेस खोलना चाहता था, लिमिटेड एक ही जगह पर अपनी सोर्स नहीं रखना चाहता था। और जिस चीज़ में उसने स्किल हासिल की है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उस चीज़ के अंदर वो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना चाहता था। इसीलिए उसने एक स्पेशल ब्रांच बनाई जो सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करती थी, नई नई टेक्नोलॉजी को सीखती थी, लोगों की क्या ज़रूरत है उन सभी ज़रूरतों को एक पर्टिकुलर ऐप के थ्रू लोगों के मोबाइल तक पहुंचाने की। इस चीज़ के लिए जहान को स्टडी करनी थी, मार्केट की स्टडी करनी थी, स्ट्रेटजीज की स्टडी करनी थी। कभी कभी जहान खुद से जाकर स्टडी करता था, कभी कभी घंटों तक अपनी टीम के साथ डिस्कशन में लीन रहता था, नई नई चीज़ों के ऊपर काम करता था, और इस चीज़ के अंदर वक्त कहाँ गुजर जाता था इसके बारे में खुद जहान नहीं जानता था। 2 साल जहान की ज़िंदगी में ऐसे गुजर गए जिसकी अंदाज़ा खुद जहान को नहीं था। 2 साल तक जहान और वो ऑन ऑफ सिचुएशन की तरह थे। कभी तो वो लोग मिलते थे तो कभी कभी 6-6 महीने तक नहीं मिलते थे, यहाँ तक कि फ़ोन पर मैसेज तक नहीं होते थे। ये वो अपनी ही लाइफ में बिजी हो गया था और जहान अपनी ही लाइफ में। खैर, दोनों अपनी लाइफ में चाहे कितने भी बिजी हों, मुड़ कर अगर देखेंगे तो एक दूसरे को तरफ ही एक दूसरे को पाएंगे। यही चीज़ का सुकून था उनके अंदर, और यही चीज़ उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट भी करती थी और मोटिवेट भी। वक्त गुजरा और वक्त के साथ दोनों निखर गए। जहान ने अपने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, और वो प्रोजेक्ट था होल्डिंग हैंड्स। इस चीज़ के लिए जहान ने सच में 3 साल तक मेहनत की, और 3 साल मेहनत ने बहुत रंग लेकर आया था। जहान इस चीज़ पर तब से काम कर रहा था जब से वो यूएस में था। उसने बहुत सारे थीसिस को बनाया था, बहुत सारे छोटे छोटे आइडियाज़ को बनाया था, ड्राफ्ट्स बनाए थे, और इस चीज़ ने असर करना तब शुरू किया जब जहान ने उस केस के जीतने के बाद 1 साल के अंदर इस चीज़ को लॉन्च किया था। धीरे धीरे करके पैर पसारने शुरू किए, लोगों को जोड़ना शुरू किया। शुरुआत में तो सिर्फ 1 या 2 लोग थे, लेकिन वक्त गुजरते के साथ साथ एक बहुत बड़ी चेन जहान ने डेवलप कर ली थी। जहान अपने जैसे बच्चों को ठीक वैसा ही एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटी देना चाहता था जैसा जहान को मिला था। वो होल्डिंग हैंड देना चाहता था जो जहान को हर कदम पर मिला था, चाहे वो साथ ईबो का हो, लेनवेन हुआ का हो, सीवा का हो, उसके दोस्तों का हो, उसके टीचर्स का हो, उसके मेंटर्स का हो, उसके गाइड्स का हो, कोई भी साथ हो, जहान भी उन बच्चों को वो साथ देना चाहता था जो उसके नसीब में था। और इसके लिए उसे सच में मेहनत तो करनी ही थी ना, लेकिन जहान ने मेहनत की, वो रुका नहीं और आगे बढ़ता गया, और न जाने कितने ही सारे बच्चों को आज उसने उस सपने को देखने के लायक बनाया है कि वो खुद का मकाम ढूंढ सके। जो बिखर गए हैं, बिछड़े हुए हैं, अपने माँ बाप से दूर हो गए हैं, वो भी अब इस दुनिया के अंदर सांस ले सकते हैं। और उस तबके को उठाना जिस तबके से जहान खुद बिलोंग करता है, वो भी जहान के लिए मुश्किल था, लेकिन जहान ने जोड़ा, लोगों को जोड़ा। LGBT कम्युनिटी के साथ जोड़ना खुद को आसान नहीं था, लेकिन जहान ने ये किया, और ये करने वाला जहान पहला शख्स था। इस तरीके से सोचने वाला जहान खुद का पहला शख्स था, और इस चीज़ के लिए उसे बहुत सारी रिकॉग्नाइजेशन भी मिली, एप्रिसिएशन भी मिली, क्रिटिसिज्म भी मिला, लोगों ने अपोज भी किया। इस चीज़ के लिए बहुत बार जहान के ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स भी हुए जो कि ऐसे लोगों से थे जो हेटेरोसेक्सुअल्स थे, लेकिन जहान ने हर चीज़ को फेस किया और फाइट किया। तभी तो जहान आज यहाँ है, अपने हस्बैंड से ये अवार्ड लेता हुआ। जैसे ही ईबो ने जहान के हाथों में वो गोल्डन अवार्ड रखा था, हर तरफ सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट थी, और स्क्रीन के ऊपर जहान की अचीवमेंट। सब लोग सिर्फ इस ब्रेथ टेकिंग मोमेंट को देख रहे थे। वो एंकर भी सिर्फ सांसें रोककर इस मोमेंट की तरफ देख रही थी। पर इससे पहले कि कोई भी कुछ भी कह पाता, ईबो ने सिर्फ उस अवार्ड को नहीं छुआ था, उसने एक पल में जहान का हाथ पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचा, और अगले ही सेकंड ईबो के लिप्स जहान के ऊपर थे। इस वक्त ऑन मीडिया, ऑन स्टेज, लाइव ब्रॉडकास्ट के तहत ईबो ने इतना बोल्ड स्टेप उठाया था जिसने हर किसी को बस चौंकने पर मजबूर कर दिया। ईबो तो जहान को किस कर रहा था, लेकिन वहां पर हर इंसान की धड़कन लगभग चुप हो गई थी। कंप्लीट पिन ड्रॉप साइलेंस उस कड़कड़ाते हुए ऑडिटोरियम के अंदर, जिसमें इतना ज़्यादा शोर था कि लोगों की आवाज़ तक ना सुनाई दे सके। वहाँ एक स्विंग की गिरने की आवाज़ को भी सुना जा सकता था, लेकिन जहान और ईबो वो तो अपनी ही दुनिया में थे, और ईबो जहान के ऊपर अपना उस फ्लेमिंग मार्क को छोड़ रहा था, और जहान सिर्फ स्माइल कर रहा था और रिस्पॉन्स कर रहा था। उस बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर दो ऐसे शख्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, जिनको लोग आज तक दुश्मन समझते आए थे, वो लोग किस कर रहे थे, इसके बारे में कोई क्या कह सकता था। और खासकर सबसे ज़्यादा हालत किसी की खराब थी तो वो थी वो रिपोर्टर, जो बस अपना मुंह खोलकर ये सब कुछ देख रही थी। उसका पूरा शरीर सच में ठंडा पड़ गया था, लेकिन किसको फिक्र थी? किसी को भी नहीं, क्योंकि जहान और ईबो तो अपनी दुनिया में थे। फाइनली ईबो ने जैसे ही वो किस ब्रेक किया, उसने अपने
हस्की वॉइस में कहा, तो क्या अब हम चलें? सब लोग इंतजार कर रहे हैं वेडिंग हॉल में। और जैसे ही जान ने ये सुना, उसने सच में अपनी चिरपिंग वॉइस में कहा, ऑफ कोर्स, मैं लिटरली बहुत वेट कर रहा हूँ, और चलो चलो हस्बैंड, बिकॉज आई एम टायर्ड, आई वांट टू स्लीप इन योर आर्म्स, प्लीज होल्ड मी बिफोर आई ब्रेक। ठीक है, तो जान सिर्फ हंसने लगा और इबू ने जान को बस होल्ड कर लिया। तभी उस एंकर की अटकती हुई आवाज़ आती है, जिसने अभी भी अपनी आत्मा को महसूस किया था। उसने अपनी उस टूटी फूटी आवाज़ में कहा कि यहाँ क्या हो रहा है? वेडिंग? कौन सी वेडिंग? और आप दोनों? जैसे ही उस एंकर की आवाज़ जान और इबू के कानों में पड़ती है, जान ने लगभग विंग करते हुए कहा, मैम, आप तो जानना चाहती थी ना मेरा वो स्वीट हार्ट कौन है, मेरा ऐसा पर्सन कौन है जो मेरा सोल पार्टनर है? तो शायद अब आप समझ गई होंगी। एक के साथ इसने इबू को और कस कर हक कर लिया, और इबू ने अपनी चार्मिंग स्माइल देते हुए कहा, वेडिंग आपका जवाब इसको जरूर मिल जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे मीडिया को अपने उस बैंक्वेट हॉल में इनवाइट किया है, तो देखना मत भूलिएगा, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। जान ने कहा, हाँ, लाइव ब्रॉडकास्ट हमारी मैरिज का। और अगर ज़्यादा डिटेल पढ़नी हो तो मैं अपनी खुद की बुक लॉन्च करने वाला हूँ, उस सब पर आप लोग अपनी निगाहें डाल सकते हैं, बस उसका वेट कीजिए, बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगी। हिकत के साथ ही जान ने इबू का हाथ थामा और अपनी मेलोडियस वॉइस में कहा, चले हैं अभी। हिकत के साथ उसने इबू का हाथ होल्ड किया और दोनों का हाथ इंटरवाइन करते हुए वो लोग उन सभी चौंकते हुए लोगों को अपने पीछे छोड़ गए थे, जिन लोगों के चेहरे पर तो एक्सप्रेशन कंप्लीटली शॉक थे, लेकिन उनका माइंड कंप्लीटली वाइल्ड हॉर्स की तरह रन कर रहा था। इधर से उधर और चीज़ की गड़गड़ाहट और सब बुगाहट हर तरफ होनी शुरू हो गई थी। सब लोग सिर्फ जान और इबू को देख रहे थे, लेकिन जान और इबू एक दूसरे का हाथ थाम कर एक नए सफर की तरह चल रहे थे। एक ऐसा सफर जहाँ अब फाइनली वो लोग एक दूसरे का हाथ थाम कर एक दूसरे के साथ में खो सकते हैं, जी सकते हैं, क्योंकि अब बस वक्त आ गया है सब कुछ को पीछे छोड़कर उनकी मैरिड लाइफ को एंजॉय करने का। और ठीक 1 घंटे के बाद वो लोग बैंक्वेट में थे। बहुत बड़ा वेडिंग बैंक्वेट था, जहाँ सच में इबू ने जैसा कहा था, बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए थे जो इस वक्त इस शादी को लाइव कवर करेंगे, और ये चीज़ हर जगह ब्रॉडकास्ट भी हो रही थी, क्योंकि 2 सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिलीज के हायर्स इस वक्त वेडिंग असाइल में वोज लेंगे। तो ये कोई छोटी बात तो नहीं थी। दोनों तैयार हो रही थी अपने अपने रूम में। जान को इस वक्त जुचैंग और जी तैयार कर रहे थे, और उनकी छोटी सी बेटी जो वहीं पर बैठी हुई थी। जुचैंग और जी ने मैरिज कर ली थी आज से 3 साल पहले, और लोग की एक छोटी सी बेबी भी थी जिसका नाम आयना था, और ये नाम जान ने उन्हें दिया था। इसीलिए जान उस ब्यूटीफुल एंजल का बेस्ट अंकल था। इसीलिए तो जान के इतने स्पेशल डे पर वो खुद अपने हाथों से जान को तैयार कर रही थी। वो जान के कोट के अंदर वाइट फ्लावर्स को लगा रही थी, और जान सिर्फ बड़बड़ा रहा था। जुचैंग ने कहा, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर अभी तक 12 के बजे हुए हैं। जान ने कहा, 12 के बजे हुए हैं? ये तो मुझसे पूछ रहे हो? मैं 3 शादी कर परेशान आ चुका हूँ, तीसरी शादी है मेरी, और मैं अभी तक वर्जिन हूँ। जैसे ही जान ने कहा, जी ने तुरंत आयना के कानों को बंद कर दिया और जान की तरफ घूरते हुए कहा, जान तुम क्या बकवास कर रहे हो? जान ने कहा, सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे सच में फ्रस्ट्रेशन हो रही है। क्या कोई बिलीव कर सकता है कि ये इस इंसान ने 3 शादियाँ की हैं, पर उसने अभी तक अपने हस्बैंड के साथ एक नाइट तक स्पेंड नहीं किया? आई एम सो फ्रस्ट्रेटिंग, सो। जुचैंग ने कहा, तुम चुप हो जाओ पागल इंसान, आज के बाद तुम ये सब कुछ कर ही सकते हो ना? अब तुम फ्री हो, हर तरीके से फ्री हो। जाओ अपने हस्बैंड को क्लेम करो, फाइट करो, उसे लिटरली अपना बना लो पूरी तरीके से, और 7 दिन तक उस कमरे से बाहर मत आना। जितना चाहे उतना चाहे उसके साथ इंटीमेट होना, और ना ही कोई तुम्हें रोकेगा, ना ही कोई टोकेगा। चाहो तो मैं ही तुम्हें किक करूंगा और तुम्हारे डोर के बाहर ताला लगा दूंगा। हिकत के साथ जुचैंग मुंह बना रहा था और जान सिर्फ हंस रहा था। अपने उस ब्यूटीफुल ख्वाबों के सफर में खो रहा था जिसका प्लान उसने किया है। जान और इबू ने प्लान कर लिया है कि इस वेडिंग के तुरंत बाद वो लोग अपने हनीमून के लिए निकल जाएंगे, और लगभग 1 महीने तक वो लोग वापस नहीं आएंगे। इस बीच में जान ने डिसाइड कर लिया है कि 7 दिन तक तो कमरे से बाहर निकलने नहीं वाला, और 7 दिन के बाद भी वो डिसाइड करेगा कि उसका मन भरा है या नहीं, तभी वो लोग उस रूम से बाहर निकलेंगे और अपने हनीमून को एंजॉय करेंगे। बाकी हनीमून तो एक तरफ, जान को तो बस इबू को अपना बनाना है, क्योंकि इबू उसके लिए वो ब्राइड है जिसके लिए वो कब से क्रेव कर रहा है। और अब उसकी हंगर उस लेवल पर पहुंच गई है कि 1 मिनट भी अगर जान ने गवाया ना, तो जान सच में उस पर टूट पड़ेगा बिना किसी की परवाह किए हुए। वैसे ही जैसे कि अब हो रहा है, जान और इबू एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे उस अजाइल के, लेकिन जान के फेस के ऊपर सिर्फ हरी नजर आ रही थी। इबू ने कहा, जान तुम्हें हुआ क्या है? जान ने कहा, बंद कीजिए सब कुछ, जल्दी कीजिए, जल्दी मेरी रिंग मेरी फिंगर में डालिए, मुझे जल्दी जाना है। इबू ने कहा, कहाँ जाना है तुम्हें? जान ने कहा, मुझे जल्दी से जल्दी अपने हनीमून पर जाना है। हाँ, मैं खुद को बहुत कंट्रोल कर चुका, पर अब नहीं तो आप मुझे रोक सकते हैं, और ना ही दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक सकती है आपको अपना बनाने के लिए। इबू ने तभी टॉन्ट करते हुए कहा, तो मुझे ऑलरेडी अपना बना चुके हो, कि तुम बात भूल गए हो? सर का पूरा फेस ब्लश कर गया। इबू ने कहा, हाँ बेशक शायद तुम्हें याद नहीं है, और तुम्हें वक्त पर मुझे याद दिलाना पड़ता है, पर मैं तभी जान ने इबू को काटते हुए कहा, मैं अभी भी वर्जिन हूँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड एक मॉन्क है जो एक ही इंसान से 3 बार शादी करने के बाद भी वो उसकी वर्जिनिटी नहीं ले पाया। जान की ऐसी बातें सुनकर पीछे से आ रहे उस प्रीस्ट की सांसें लगभग अटक गई थी, और वो बस अपनी जगह पर हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसने इन यंगस्टर्स की तरफ देखा जो कैसी बातें कर रहे हैं वेडिंग अजाइल पर खड़े होकर। तभी उसने अपनी अटकती हुई आवाज़ में कहा, कि हम लोग अब वोज लें?
सानू ईबो ने मुड़कर प्रीस्ट की तरफ देखा, लेकिन उनके फेस के ऊपर कोई एम्बैरेसमेंट नहीं थी। इनफैक्ट सान ने अपने उस डीप वॉइस में कहा, हाँ जल्दी कीजिए, जल्दी वोज पढ़ना शुरू कीजिए। ईबो ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? सान ने कहा, आप शुरू मत हो जाइए क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है। फिर कहता, उन लोगों की वोज शुरू हो जाती है और सान ने जिस स्पीड में वोज ली थी वो सिर्फ एक रिकॉर्ड कायम करने वाली थी। उसकी इतनी तेज वोज लेकर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे सब लोग सिर्फ हंस रहे थे, क्योंकि सब समझ सकते थे कि सान इस वक्त कितना फ्रस्ट्रेट है और कितना ज़्यादा वो एक्साइटमेंट से भरा हुआ है ईबो के साथ जाने के लिए। उस हनीमून पर जिसका प्लान सान ने जाने कब से किया और सबको इस बारे में इत्तला भी कर दिया है कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे। तो फाइनली उस कार्यक्रम के चलते हुए 1 घंटे के बाद सान और ईबो ने वोज ले ली थी और एक बार फिर से उन्हें वही चीज़ फील हुई जो उस वक्त फील हुई थी जब सान और ईबो ने वो मैरिज की थी पूरा आइलैंड पर। वही सारी फीलिंग्स एक बार फिर से जैसे उमड़ गई हो दोनों की आंखों में, जहन में और बॉडी में। इस बार फिर से वोज लेते हुए सान और ईबो ने वही कस्में और वादे किए कि वो एक दूसरे का हाथ और साथ वैसे ही थामेंगे, वैसे ही साथ साथ चलेंगे जैसा इन पिछले कुछ 10 सालों में उन्होंने उस जर्नी को तय किया है। वही सारे फ्लैशेस उनकी आंखों के सामने चल रहे थे जो कुछ भी उन्होंने इन पूरे सालों की जर्नी के अंदर जिया है। इन सब चीज़ों को याद करना दोनों की आंखों में आंसू दे गया था और उनके सामने खड़े हुए वो सारे लोग जो ने देखते आए हैं, एक दूसरे के लिए तड़पते हुए, एक दूसरे के लिए लड़ते हुए, एक दूसरे से लड़ते हुए, एक दूसरे को पूरा करते हुए, एक दूसरे से पूरा होते हुए और एक दूसरे के लिए बने हुए, इन सब लोगों ने सान और ईबो को बहुत करीब से देखा और इतना करीब से देखकर आज वो लोग सच में खुद को कंप्लीट महसूस कर रहे हैं इन दोनों की इस मैरिज को इस तरीके से लाइव ब्रॉडकास्ट विटनेस होते हुए देखकर। सब लोग बहुत खुश हैं और यांग भी जो दूर से सब कुछ देख रहा है। यांग ने अपने जहन में कहा, मैं डरा हुआ था तुम दोनों के लिए कि तुम दोनों वही गलती करोगे जो मैंने की थी। मैंने भी प्यार किया था एक ऐसे शख्स से जो शख्स मुझसे भी ज़्यादा प्यार करता था, पर मैंने कभी उसकी कदर नहीं की। मैं आगे बढ़ता रहा, वो मेरे पीछे भागती रही। मैं सोचता था कि मैं जब अपनी ज़िंदगी को जी लूँगा तब लौट कर उसके पास चला जाऊँगा, पर मुझे क्या पता था कि वक्त ने कुछ और ही मेरे लिए मंजूर कर रखा था। जिस दिन मैंने सोचा था कि मैं उसके पास जाऊँगा उस दिन मुझे खबर मिली थी कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया है, वो भी मेरे पीछे भागते और इस चीज़ ने मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया। सब कुछ था मेरे पास, लेकिन उस वक्त मैं खोखला हो गया था। उस वक्त मुझे महसूस हुआ था कि मैं उस लड़की से कितना ज़्यादा प्यार करता था। मायरा आई लव यू टिल द डेट। पर अब मैंने तुम्हारे प्यार को बांटना सीख लिया है। मुझे पता है तुम जहाँ कहीं भी होंगी शायद खुश होंगी मुझे देखकर इस तरीके से, क्योंकि तुम हमेशा से यही चाहती थी। तुम चाहती थी कि मैं खुश रहूँ, प्यार करूँ, क्योंकि मुझे कद्र नहीं थी, पर आज मुझे कद्र है माया। आई एम सॉरी मेरे वजह से। कहते यांग की आंखों में आंसू आ गए, तभी उसका हाथ पीछे से किसी शख्स ने बहुत सॉफ्टली होल्ड कर लिया था। वो फेंशिंग थी। फेंशिंग और यांग ने भी पिछले 2 साल में शादी कर ली थी और 2 साल से वो लोग हैप्पीली मैरिड थे। फेंशिंग ने यांग को बिल्कुल वैसे ही अपनाया जैसा वो था। यांग ने अपनी पूरी स्टोरी फेंशिंग को बताई। फेंशिंग जानती थी कि यांग की लाइफ में कोई था जिससे यांग प्यार करता है वो तब जब उसने उसे खो दिया। वो कैसे खोया ये सब कुछ यांग ने उसे बताया। एक लड़की थी जिससे यांग पसंद करता था, लेकिन वो लड़की यांग से पागलों की तरह प्यार करती थी, दीवानों की तरह उसके पीछे चलती रहती थी, पर यांग कभी उसे भाव नहीं देता था। वो सिर्फ उसे तब याद करता था जब उसे ज़रूरत होती थी फन के लिए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब वो लड़की यांग के पीछे भागते एक ऐसी दुर्घटना का शिकार हो गई जिसने उसे कम्प्लीटली उसे दूर कर दिया। उस दिन यांग को पता चला था कि उस लड़की की उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। वो किस चीज़ को निगलेक्ट कर रहा, पर अफसोस करने का क्या फ़ायदा था, क्योंकि तब तक जब वो अफसोस करने के लायक बचा तब तक तो वो लड़की उसकी ज़िंदगी से जा चुकी थी और इस चीज़ ने यांग को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। वो इंसान जो प्ले बॉय रहा करता था, वो इंसान कम्प्लीटली एक ऐसा शख्स में तब्दील हो गया जो हर एक के इमोशंस को फील करने लगा। खुद से नफरत करने के बावजूद उसने लोगों से प्यार करना शुरू किया, क्योंकि यही तो वो लड़की चाहती थी, मायरा चाहती थी। और इस चीज़ ने यांग को बहुत तोड़ा भी, उसे एक ऐसे तलतल में धकेल दिया था जिसे डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन उस वक्त पर ईबो ने उसका सपोर्ट दिया, उसका साथ दिया, उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से बाहर निकाल कर लाया। उसे बताया कि उसकी लाइफ में अभी बहुत कुछ है जो उसे अचीव करना है, बहुत कुछ है जो उसे करना है। इसीलिए यांग ने इस करियर को चूज़ किया था, क्योंकि मायरा ये सब कुछ कर रही थी। वो एक अमेजिंग साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी। उसका ड्रीम था कि वो एक सबसे बेस्ट साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती है और बहुत सारे लोगों की हेल्प करना चाहती है जो मेंटली कंडीशन से डील करते हैं। और उसके जाने के बाद यांग ने इस चीज़ को अपना ड्रीम बना लिया और उसने आज सच में उस एबिलिटी को हासिल कर लिया है। वो एक जाना माना साइकेट्रिस्ट है। बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं, फेमस सेलिब्रिटीज़ हों या फिर पॉलिटिशियंस हों, स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन हों या फिर और किसी तबके के मजबूत आदमी हों, सब लोग यांग के पास आते हैं और यांग इस वक्त सच में टॉप लिस्ट में है। यांग ने भी जान को बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट। जब जान अपने उस डार्क फेज के अंदर था, जब इतनी सारी चीज़ें उस पर हावी हो रही थी, तब यांग उसका मेंटली सपोर्टर बना था। वो उसे डील करना सिखाता था, चीज़ों को हैंडल करना सिखाता था। उसके दिमाग को काम रखने में यांग ने बहुत हेल्प की है। यांग सच में जान का इस पूरी जर्नी में एक बेस्ट फ्रेंड बनकर उभरा है। ऐसा शख्स जिस पर जान खुद से भी ज़्यादा भरोसा कर सकता है, जिसके कंधे पर सर रखकर वो रो सकता है, ऐसी बातें भी उसके साथ शेयर कर सकता है जो एक पल पर आकर वो ईबो से शेयर करने में थोड़ा हेजिटेट होता था। यांग उसे एडवाइस करता था, उसे बताता था कि उसे अपने इमोशंस को किस तरीके से डील करना चाहिए। और यांग का एक बहुत बड़ा रोल है जान की लाइफ में, उसकी सक्सेस में, और जान इस बात को हमेशा मानता है, जैसे कि वो अब मान रहा है।
यांग जान को देख रहा था और जान उसके पास आ गया ईबो का हाथ थाम कर। उन लोगों की वैसे वेडिंग वॉज कंप्लीट हो गई थी। सब लोगों को ग्रीट करने के बाद फाइनली वो लोग यांग के सामने खड़े हुए थे। जान ने यांग को हक करते हुए कहा, थैंक यू सो वेरी मच कहा, थैंक यू सो वेरी मच। आपकी उस डांट ने मुझ पर बहुत असर किया, इतना ज़्यादा कि अब तो मैं डरता हूँ का को ज़रा सा भी तुक देने से उनकी आंखों का एक आंसू मुझे हार्ट अटैक दे देता है। मुझे डर लगता है कहीं यांग ने मुझे सच में पंच किया तो इस बात में बचूंगा ही नहीं। पर आपने जो कुछ भी किया मेरे लिए वो चीज़ बहुत कम है, बहुत कम। पर इससे पहले किसान कुछ भी कहता, यांग ने कहा, बकवास बंद करो, तुम्हारे लिए कुछ भी, तुम हो इतनी गोल्डन सोल कि बस मैं डरता था कि तुम भी मेरी तरह ना हो जाओ। पर तुम मुझसे बहुत अलग हो जान, बहुत अलग। तुम जानते हो जो चीज़ तुम्हारी है उसकी किस तरीके से केयर करनी है, उसे किस तरीके से प्यार करना है। तभी तो आज तुम दोनों एक बार फिर से शादी के बंधन में बन गए हो, और सच में तीसरी बार। माय गॉड। हाँ, मैं बस अब यही प्रे करना चाहता हूँ कि अब तुम्हारी वेडिंग लाइफ बहुत अच्छे से चले, उसमें एक्साइटमेंट हो, थ्रिल हो और बहुत सारा रोमांस हो, ताकि मैं तुम्हारा वर्जिन मैरी वाला ड्रामा और ज़्यादा ना सुन सकूँ और तुम्हें अपने कंधे पर रोता हुआ ना देख सकूँ। हाँ ईबो, इसके अंदर बहुत सारी फिजिकल डेस्परेशन है। तो जाकर से खत्म करो इससे पहले कि ये जान सच में जिंदा खड़ा तुम्हें खा जाए। जाओ इसे लेकर और एंजॉय करो अपना हनीमून। मैं सब कुछ प्लान कर दिया और तुम एंजॉय करोगे। ये कहते के साथ ही उसने ईबो को पंप किया और ईबो सिर्फ जान का हाथ पकड़कर यांग की तरफ देखकर आगे बढ़ गया था। सब लोगों को अलविदा कहते हुए वो लोग फाइनली प्लेन में बैठकर अपने हनीमून के लिए निकल गए थे। तभी जान का एक वॉइस ओवर सुनाई देता है, लाइफ बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, पर अगर आपको एक ऐसा सोल पार्टनर, एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो खुद से भी ज़्यादा आपको समझे, जो आपके हर डिसीजन में आपको सपोर्ट करे, आपके गिरने पर आपको थामे, आपके रोने पर आपके आंसू पोंछे, आपके टूटने पर आपको हौसला दे, आपके हंसने पर आपकी हंसी में शामिल हो, जिसके होने से आप पूरे हों, जिसके खोने पर के एहसास से आपकी रूह कांप जाए, जिसके होने पर से ही आपको एहसास हो कि अब आप लड़ लोगे, आप आगे बढ़ लोगे, आप इस पूरी दुनिया का सामना कर लोगे। अगर ये इंसान मेरे साथ है, इस इंसान ने अगर मुझे थाम रखा है, तो पूरी दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो चाह कर भी मुझे तोड़ नहीं सकती। जब मुझे जोड़ने वाला ये शख्स है, ये शख्स जो आपका लाइफ पार्टनर हो, जो हमेशा आपका हाथ थाम कर रखे, जैसे मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ थाम कर रखा। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इतने लकी नहीं हो सकते, पर आई एम द लकी वन कि मैं जिसके चेस्ट पर सर रखकर सोता हूँ, मैं जानता हूँ उसका दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कता है, उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ, उसकी सांसों में, उसके एहसासों में, उसके जज्बातों में सिर्फ मैं हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि वो मेरे हर जिस्म के एक कतरे में समाया हुआ है। मैं अगर खुद को भी भूल जाऊँ ना, तो भी मैं इस शख्स को भूल नहीं सकता, कभी नहीं। ये शाओ भी स्थान पूरा है क्योंकि लान वांगी वो उसके साथ है, वरना वो अधूरे कांच के टुकड़ों की तरह है जिसको बिखरने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा अगर उसने एक पल भी अपने ईबो को खुद से दूर किया तो। सो थैंक यू वेरी मच माँ पापा कि आपने इस 15 साल के बच्चे का हाथ इस ऐसे शख्स के हाथ में थामा, जिसने उसे न सिर्फ बनाया, आज इस काबिल बनाया कि वो इस शख्स को संभाल सके, थाम सके और उसे प्रोटेक्ट कर सके। वो 15 साल का बिलखता हुआ बच्चा 25 साल का एक ऐसा इंसान बन चुका है जो उसकी बाहों में खिलखिला रहा है और उसके साथ इस नई दुनिया को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आई लव यू माँ पापा, आई लव यू एंड आई मिस यू सो वेरी मच। आप तो मुझे छोड़कर चले गए, पर शायद आपने ऊपर जाकर एंजल से बात की होगी कि मेरी लाइफ में इस एंजल को भेज दिया गया जिसने मुझे पूरा कर दिया। जान कंप्लीट है क्योंकि ईबो उसके साथ है। I love you so very much with my breath, with my heart, with my soul, with my everything. Zaan loves Ibo. तभी ईबो की आवाज़ आती है, just like Ibo loves Zaan। कहते के साथ ही दोनों ने फाइनली किस किया और उस प्लेन में अपनी जर्नी को शुरू कर दिया। So hey everyone, finally we wrap up Roses of Snow, a journey जिसने इतने सारे इमोशंस का रोलर कोस्टर दिया जिससे मैं अभी भी फील कर सकती हूँ। जान और ईबो ने रोजेस ऑफ स्नो की इस जर्नी में रिलेशनशिप का एक अलग ही आयाम दिया, एक प्यार की बिल्कुल ही अलग एक डेफिनेशन थी, जिसके अंदर रूह से प्यार करना क्या होता है। शायद यही चीज़ ईबो और जान ने हमें सिखाई। ईबो ने हमें सिखाया कि किस तरीके से अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट किया जाता है, किस तरीके से उसे सपोर्ट किया जाता है, किस तरीके से उसे लव किया जाता है और किस तरीके से उसे बनाया जाता है। और इस प्रोसेस में खुद को अगर भूलना भी पड़े, तोड़ना भी पड़े, तो उस चीज़ के लिए भी वो कभी पीछे नहीं हटेगा। जान को सपोर्ट करने के लिए वो हर कुछ करने के लिए तैयार है। और उसी तरीके से जान के कैरेक्टर ने हमें ये बताया कि सच में प्यार होता क्या है, डिवोशन क्या होता है प्यार के अंदर, इमोशंस क्या होते हैं प्यार के अंदर, किसी को सच्चे दिल से प्यार किस हद तक, किस लेवल तक किया जा सकता है कि उससे प्यार करने के लिए वो खुद को बदलने के लिए भी तैयार है, अपने सपनों को भूलने के लिए तैयार है, सिर्फ उस मकाम तक खुद को ले जाने के लिए कि वो अपने प्यार को प्रोटेक्ट कर सके, उससे प्यार कर सके और उसके काबिल बन सके। उसके लिए जान बहुत मेहनत की है और फाइनली जब वो इस काबिल बन गया कि वो ईबो के कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, तो फाइनली आज उसने महसूस किया कि वो पूरा हो गया और ईबो का सिर्फ ईबो का हो गया। ईबो ने जान को प्यार करना सिखाया,
जान से प्यार करना सिखाया, उसने जान को रिस्पेक्ट करना सिखाया, जान के लिए रिस्पेक्ट करना सिखाया, जान से रिस्पेक्ट करना सिखाया। जान ने मुझसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। बिल्कुल एक मिरर इमेज की तरह था जान उसकी। जान एक गीली मिट्टी था तो ईबो उसे ढालने वाला एक ऐसा कारीगर था जिस पर उस मिट्टी को ढालने की जिम्मेदारी थी, और ईबो ने उस जिम्मेदारी को बहुत बखूबी उठाया भी। उसने जान की हर चीज़ का ख्याल रखा, उसकी प्योरनेस से लेकर उसके ट्रस्ट तक, उसके लव से लेकर उसकी इनोसेंस तक का उसने उस हर मोमेंट तक, उस हर पॉइंट तक ख्याल रखा, जब तक ईबो के दिल के अंदर से आवाज़ नहीं आई कि अब जान को छोड़ना ज़रूरी है, उसका हाथ छोड़ना ज़रूरी है ताकि वो आगे बढ़ सके। ईबो एक पल के लिए भी हिचकिचाया नहीं। जान को उस वक्त कॉलेज भेजते वक्त जान को प्रोटेक्ट करने के लिए वो खुद से भी लड़ा, जान से भी लड़ा, अपने दोस्तों से भी लड़ा, वो सबसे लड़ा सिर्फ जान को प्रोटेक्ट करने के लिए। और आज वो बहुत हैप्पी है, वो बहुत हैप्पी है कि वो इस मोमेंट तक भी जान को प्रोटेक्ट कर रख पाया, और आज जान को वो इंसान बना पाया जो हमेशा से वो जान को बनाना चाहता था। जैसा जान ने कहा, जान आज कंप्लीट है, और ईबो भी आज उतना ही कंप्लीट महसूस कर रहा है, और उसके फेस पर भी वही रिलीविंग स्माइल है जो जान को देख कर आ रही है। जान ने ईबो के कंधे पर सर रख रखा है, और ईबो ने अपनी आंखों को बंद कर अपनी दुनिया को अपने हाथों में समेट रखा है, उस दुनिया को जिसने उसने बनाकर तैयार किया है। और ईबो इस चीज़ के लिए खुद पर भी प्राउड महसूस कर रहा है। और हम भी रोजेस ऑफ स्नो में जान और ईबो दोनों के कैरेक्टर पर बहुत प्राउड महसूस करते हैं। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि रोजेस ऑफ स्नो का सफ़र आपको कैसा लगा। जान के उस 15 साल के रोते बिलखते हुए बच्चे की इस जर्नी को आप लोगों ने किस तरीके से देखा, जब आज जान 25 ईयर्स यंग, स्मार्ट, ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो अपनी लाइफ में वो अचीव कर चुका है, अपने करियर में उस मकाम पर पहुंच चुका है जहाँ से ईबो हमेशा से पहुंचाना चाहता था। आपको जान और ईबो की ये जर्नी कैसी लगी? जान और ईबो ने हमें बहुत सारे लेसन सिखाए और रिलेशनशिप को देखने का एक अलग ही नज़रिया दिखाया। खैर मुझे नहीं पता वो नज़रिया आप लोगों को बोरिंग लगा, इंटरेस्टिंग लगा, आप लोगों को पसंद आया या नहीं, वो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग के कमेंट्स पढ़ने के बाद ही मुझे पता चलेगा। तो प्लीज़ जितने भी रोजेस ऑफ स्नो के व्यूअर्स थे, मेरे उससे बहुत 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 हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने थॉट्स प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मैं भी समझ सकूँ कि मैंने रोजेस ऑफ स्नो को जिस तरीके से लेकर आगे बढ़ाया है, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रोजेस ऑफ स्नो को लेकर। प्लीज़ अपने ऑथर की इतनी सी रिक्वेस्ट तो आप मान ही सकते हैं। और हाँ, एक एपिलॉग मैं ज़रूर इसका शेयर करूंगी जान और ईबो के कुछ बहुत हैप्पी से मोमेंट के साथ और आफ्टर मैरिज की लाइफ के साथ भी। बस वेट कीजिएगा, मैं 1 या 2 दिन में इसको शेयर करूंगी। बाकी आप लोगों के कमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप लोगों को रोजेस ऑफ स्नो के और सारे मतलब एपिलॉग वाले एपिसोड्स चाहिए या नहीं। चलिए तो अब अलविदा कहते हैं रोजेस ऑफ स्नो को, साथ ही साथ अपने ऑथर को भी अलविदा कहिए। मिलते हैं फिर एक और किसी नए सफ़र पर, एक किसी और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अगर आज का एपिसोड वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, कमेंट कर सपोर्ट कीजिएगा, अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप लोगों ने रोजेस ऑफ स्नो को यहाँ तक सुना है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, रेटिंग करना मत भूलिएगा और मुझे बताना भी मत भूलिएगा कि आप लोग 10 में से कितने नंबर्स देना चाहेंगे रोजेस ऑफ स्नो को, ताकि आगे भी मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, बाय।